Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 26 मार्च 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, कार्डिगन बे को काफ़ी चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन। नीचे ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेट नहीं करती है। ऑप्शन ए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, या फिर ऑप्शन डी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है और टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपके साथ इसके आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है इंडिया और चाइना के बारे में। आपको पता होगा क्या हुआ, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये भारत के विजिट पर आए। अब भारत आने के बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इनके साथ यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया। अब डिस्कशन के अंदर क्या क्या बातचीत हुई है उसको लेकर कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। यहाँ पर यह बताया गया कि देखो, जो रिलेशंस है आज के टाइम पर भारत और चाइना के, वो ख़राब होते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स की वजह से। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर सही हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यही स्टेटमेंट दिया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर बोला, देयर कैन बी नो नॉर्मलिटी इन इंडिया चाइना टाइज अनलेस द ट्रूप्स अमेस्ड एट द एलएसी आर विड्रॉन। यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में आप लोग देख पाओगे। हालांकि यहाँ पर दूसरी साइड पर आपको अक्साई चीन वाला एरिया देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर भारत का ही हिस्सा है, जिसको इलीगल तरीके से यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है। अगर हम लोग बात करें तो इस एलएसी के ऊपर लगातार डिस्प्यूट चलते रहते हैं। यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली फोकस ये किया गया कि भारत और जो चाइना के सोल्जर्स है वो विड्रॉ कर लें, चाइनीज सोल्जर्स पीछे हट जाएं, इंडियन सोल्जर्स भी पीछे हट जाएं और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर एक शांति बनाई जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है देन उसके बाद रिलेशंस काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे। अगर ये काम नहीं होता है तो रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, उसकी कोई पॉसिबिलिटी हम लोग को नज़र आती नहीं है। ऐसा हमारे डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोल दिया है। क्लियर हुआ। फिर साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया, मिस्टर वांग ने जो कि दिल्ली के अंदर अराइव करे थर्सडे में, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल साहब, उनके साथ भी यहाँ पर मीटिंग करी गई लगभग 1 घंटे तक। देन उसके बाद हमारे एस जयशंकर साहब के साथ भी यहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत की गई है। और बातचीत करने के बाद यहाँ पर ये मतलब इंडिया को लीव कर चुके हैं काठमांडू के लिए। तो काठमांडू के लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी नेक्स्ट विजिट रखी। फिर उसके साथ ये भी बताया गया कि देखो, अगर हम लोग बात करें
तो ये जो मीटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा जो अप्रैल 2020 के अंदर रिलेशंस ख़राब हुए थे, क्योंकि 2020 से ही इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो लगातार डिक्लाइन वाली कंडीशन में जाते जा रहे हैं। आपको पता होगा 2020 में गलवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि अब आप देख पाओगे एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, इसी वजह से ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बार बार इसके अंदर वही फोकस रखा गया है कि रिलेशनशिप तभी यहाँ पर मजबूत होंगे, टाइज तभी यहाँ पर नॉर्मल होंगे जब एलएसी के ऊपर सिचुएशन सही होगी, जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं वो विड्रॉ करेंगे, तभी यहाँ पर रिलेशंस हमारे सही हो पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर डिस्कशन होता है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर जॉइंट एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना, यही एक छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है इस मीटिंग के अंदर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिया है एलएसी का, तो मैं आप लोगों को इसको मैप पर भी दिखा देता हूँ। जैसा आप लोग देख पाओगे ऊपर ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप हुआ, ये जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये एलएसी नज़र आ रहा है। इधर आपको गलवान वैली देखने को मिलेगा, इधर हॉट स्प्रिंग है, गोगरा रीजन है, ये सारे डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर हम लोग पूरे ओवरऑल मैप में देखें तो आप लोग देख पाओगे इधर ये इंडिया के बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको चाइना नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है वो इन तीन रीजन के अंदर रहता है। वेस्टर्न सेक्टर में आप देख पाओगे यहाँ पर अक्साई चीन वाले एरिया पर, खासकर एलएसी वाले रीजन पर, देन सेंट्रल सेक्टर पर, देन ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश यानी तवांग वाले रीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी क्लियर रखना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। और वहाँ पर हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी नाम का भी एक सेक्टर आता है, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हुआ क्या है, पिछले साल हमने जीएसएलवी से एक मिशन को लॉन्च किया था, EOS-3 मिशन। अब ये मिशन फेल मार गया, तो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो ये हमारा जीएसएलवी का लास्ट ईयर का मिशन था वो फेल मारा है, क्योंकि उसके अंदर एक वॉल्व लीक हुआ था। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है जो कि आज हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। ये जो मिशन है ये पिछले साल अगस्त 12 तारीख को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पर वॉल्व लीक होता है। खासकर जो ये जीएसएलवी रॉकेट होता है इसके अंदर जो CUS वाला स्टेज देखने को मिलता है। CUS स्टेज का मतलब है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। जब भी आप लोग रॉकेट देखते हो तो इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक अपर स्टेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, ठीक है। तो ये जो व्हीकल है इसका CUS फेल मारा, ऐसा यहाँ पर फेलियर एनालिसिस कमेटी ने बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर फेलियर एनालिसिस कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी थर्सडे में, बता दिया कि भाई ये कमी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमारा मिशन फेल मारा है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया कि आगे से ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो ये CUS इंजन है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि हमारे जो फ्यूचर के GSLV मिशंस होने वाले हैं वो बिल्कुल सही सलामत हमारे जा सकें। GSLV अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, UPSC इसके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, पहले एक मैप को देखते हैं हम लोग, सॉरी पिक्चर को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो रॉकेट है ये आपको GSLV Mark 3 वाला रॉकेट देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कौन सा होता है ये क्रायोजेनिक स्टेज, तो आप देख पाओगे रॉकेट के अंदर सबसे ऊपर होता है पेलोड सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को लॉन्च करने के लिए जो भी सामान है वो रखते हैं। जैसे कि हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो यहाँ पर पेलोड के अंदर रखी जाएगी। उसके बाद ये आप देख पाओगे नीचे इसके क्रायोजेनिक स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है, ये यहाँ पर क्रायोजेनिक स्टेज होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसके नीचे आपको लिक्विड स्टेज इंजन देखने को मिलता है। देन उसके बाद ये रहे रॉकेट के बूस्टर्स, ठीक है, जिसकी मदद से यहाँ पर ये रॉकेट अपनी स्पीड को पकड़ता है। क्लियर हुआ? अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोपेलेंट बेसिकली एक केमिकल मिक्सचर है जिसको हम लोग जलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी मिलती है रॉकेट के अंदर, रॉकेट को अंदर यहाँ पर थर्स्ट प्रोड्यूस होता है। देन उसकी मदद से यहाँ पर आप कह सकते हो रॉकेट चलता है। फ्यूल की जब हम बात करते हैं, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जलाया जाता है रॉकेट के अंदर, जब इसको ऑक्सीडाइज़र के साथ मिलाया जाएगा। ऑक्सीडाइज़र क्या है? देखो, ऑक्सीडाइज़र एक ऐसा एजेंट है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, क्योंकि फ्यूल कब जलेगा, फ्यूल में आग कब लगेगी, जब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग लगेगी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडाइज़र का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। जो ये प्रोपेलेंट होता है इसको हम लोगों ने 3 स्टेट के अंदर बांट रखा है, एक है लिक्विड, दूसरा सॉलिड, देन उसके बाद एक हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो ये क्रायोजेनिक वाला यहाँ पर फ्यूल होता है, क्रायोजेनिक वाला लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा टिपिकल मतलब फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या होता है ना कि देखो, इसको हमें बहुत ठंडा रखना होता है।
ठंडा इतना रखना होता है कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे -डिग्री में चल रहा है, लेकिन होता क्या है, इसको ठंडा रखना तो है लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये बर्फ़ ना बने। तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कि ठंडा भी रहे खूब और ये बर्फ़ ना बने, तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन को बना रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। तो जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होता है ये भी यहाँ पर एक लिक्विफाइड गैस है जो कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखी जाती है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा एज द फ्यूल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जलाएंगे, ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन वाला जो ये एजेंट है वो यहाँ पर हेल्प करेगा। क्लियर हुआ। जो हाइड्रोजन है वो पता है कितने टेम्परेचर पर रहता है, -253 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो आपको भी यहाँ पर -83 पर आप देख पाओगे। तो मतलब बिल्कुल जो टेम्परेचर है वो माइनस की कंडीशन में है। इनफैक्ट यहाँ पर माइनस की कंडीशन में होने के बाद भी इसको हम लोग जमने नहीं देते हैं, मतलब फ्रीज होने नहीं देते हैं। इसी को हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके लिए भारत ने एक टाइम पर काफ़ी सफ़र किया था। आपको पता होगा इसरो का जासूसी कांड, ठीक है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोग को पढ़ा रखा है। तो तब भी तो ये हुआ था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहा था, नहीं डेवलप कर पाया था। ठीक है, क्योंकि वो एक केस हो गया था तो इसरो का जासूसी कांड वाला। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे इस क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करते हुए। क्लियर हुआ। तो ये क्रायोजेनिक वाला मामला आपको समझ में आ गया। तो यही जो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा अपर स्टेज था, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, जहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, वही फेल मारा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रॉकेट जो है वो प्रॉपर जा नहीं पाया। ठीक है, मतलब इस रॉकेट के अंदर एक ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पिक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद एक और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि GSLV आखिरकार क्या है ये भी हम लोग को बता दो, क्योंकि GSLV लिखा हुआ वर्ड है, इसको देखो हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम लोग किसी ना किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये अलग अलग हमारे पास रॉकेट्स आते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे पास GSLV भी है, PSLV भी है, उसके अलावा और भी रॉकेट इंजन है। उसके बारे में कभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल से। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कवर करवाया, फरवरी के मंथ में डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आपको सारे रॉकेट्स के बारे में बताया था कि भारत के पास कौन कौन से रॉकेट्स हैं, कौन कौन से लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है, कुछ दिन पहले कवर किया था। कोशिश करूँगा कि मैं उस वीडियो का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो GSLV PSLV क्या है, हम लोग इसको यहाँ पर कवर करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा कि GSLV ये इससे लॉन्च किया, PSLV से लॉन्च किया, बहुत बार आपने यहाँ पर देखा होगा कि हाँ GSLV PSLV की न्यूज़ है ये। तो आज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में आखिरकार ये डिफरेंस होता क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो पर एक लाइक का बटन है, उसको दबा देना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए होता है, मेरी काफ़ी मदद होती है। तो हम लोगों ने टारगेट रखा है आज भी 5K प्लस लाइक्स का, तो फटाफट यहाँ पर आज आप लोगों को इस वीडियो पर 5000 से ज़्यादा लाइक्स को पहुँचाना है। कल मैंने आप लोगों को याद दिला दिया था, ठीक है, तो आप लोगों यहाँ पर सपोर्ट करते हो। ठीक है, अब क्या है ना, वीडियो चलता रहता है तो उसके बाद याद नहीं रहता है, तो अभी फ़िलहाल मैंने याद दिला दिया, तो आप ये काम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की, तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो PSLV GSLV देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV, ये सारे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं PSLV और GSLV की। तो यहाँ पर आपको साइज़ में थोड़ा फ़र्क दिख रहा होगा। PSLV थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द GSLV, और GSLV Mark 3 का साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी है। मतलब क्या है कि जो ये हैवी वाले रॉकेट्स हैं ये बहुत दूर तक जा सकते हैं हमारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और PSLV वाला जो रॉकेट है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, सिंपल शब्दों में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों का साइज़ में कितना फ़र्क है। ये रॉकेट होता है, रॉकेट के जो ये नीचे लगे हुए हैं 3, इधर 2 लगे हुए हैं, इधर यहाँ पर 4-5 लगे पड़े हैं, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर। इसकी मदद से यहाँ पर रॉकेट आगे जाता है। तो अगर हम बूस्टर को देखें तो PSLV के अंदर छोटे छोटे आपको बूस्टर्स देखने को मिलेंगे, GSLV के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े बूस्टर, और GSLV Mark 3 के अंदर यहाँ पर काफ़ी हैवी बूस्टर्स आपको नज़र आते हैं। अब हकीकत में ऐसा देखने को मिलेगा, ये PSLV होता है, ये GSLV होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन रॉकेट्स को जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो एकदम से लॉन्च नहीं किया जाता है, पहले इन रॉकेट्स को असेंबल किया जाता है। इनके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग हिस्से हैं, ये लेकर आए जाते हैं एक जगह पर। ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्पेस सेंटर है, आंध्र प्रदेश में आपको स्पेस सेंटर देखने को मिलेगा, तो जहाँ पर भी अलग अलग स्पेस सेंटर्स हैं वहाँ पर इन पार्ट्स को लेकर आया जाता है, इनको असेंबल किया जाता है। पीछे आप ये स्टेशन देख पा रहे हो,
ये जो पूरा का पूरा जो पीछे आपको स्टेशन दिख रहा है, इसी के अंदर इस रॉकेट को असेंबल किया गया। देन उसके बाद इसको बाहर लेकर आएंगे और फिर इसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ पर ये स्टेशन है, इसके अंदर पूरे रॉकेट को असेंबल किया जाता है, फिर उसके बाद बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस वाले पिक्चर को देखो, कैसे यहाँ पर इसके ऊपर जैसे एक स्टेज नीचे रख दिया, फिर उसके बाद ऊपर दूसरा स्टेज रख दिया। तो आप कहोगे ये तो बीच में फ्लोर है, फिर ये बाहर कैसे लेकर आएंगे? तो ये जो फ्लोर है ये बिल्कुल खुल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक क्रैक्स है, ये खुल जाता है, खुलकर ये पीछे पीछे अलग हो जाते हैं, तो इसके यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, ये खुल जाएगा और अभी फ़िलहाल इसको इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पर ये खड़े होकर आराम से जो है इस रॉकेट को असेंबल कर सकें। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके बाद असेंबल करने के बाद इस पूरे के पूरे स्टेशन में जब ये असेंबल हो जाता है तो उसके बाद इसको बाहर लेकर आता है। बाहर कैसे लेकर आते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि रेलवे की लाइन होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिख रही होगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर इस पे रख कर इस रॉकेट को बाहर लेकर आया जाता है। ठीक है, एक पिक्चर और है जो कि और अच्छा तरीके से आपको दिखा पाएगा। ये यहाँ पर पूरा सिस्टम है जिसको अंदर रखा जाता है और ये यहाँ पर नीचे एक रेलवे की लाइन आपको देखने को मिलेगी जिसके माध्यम से ये धीरे 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 लेकर आएगा इस रॉकेट को। ठीक है, इस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर लेकर आने के बाद इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब भी इसके बहुत सारे आप देख पाओगे कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना कि हाँ अब यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च होने वाला हो, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये कनेक्शंस हटाए जाते हैं। देन उसके बाद ये रॉकेट लॉन्च होता है। क्लियर हुआ? मैं काफ़ी सिंपल से शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया रॉकेट के बारे में, अब आपको ये भी पता चल गया है जीएसएलवी पीएसएलवी रॉकेट होते हैं। बिल्कुल, अब जीएसएलवी पीएसएलवी का रोल क्या होता है ये आपको और समझना है। देखो, जो जीएसएलवी रॉकेट होता है ये यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और जो पीएसएलवी है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब आप लोग अर्थ देखोगे तो यहाँ पर आपको पोल्स कौन से नज़र आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पोल्स ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। एक नॉर्थ पोल है ऊपर और नीचे साउथ पोल आपको देखने को मिलेगा। तो इन पोल्स के ऊपर जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च करते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर हुआ? अब हम लोग जो जीएसएलवी लॉन्च करते हैं वो यहाँ पर हम लोग अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है जीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च करेंगे और तो वो लॉन्च किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर। तो जब भी यहाँ पे अब अर्थ के ऑर्बिट्स पढ़ते हो तो यहाँ पर पोलर ऑर्बिट ये वाला होता है। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा, जहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल हुआ, नीचे साउथ पोल हुआ, और उसके बाद जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पीएसएलवी होता है ये तो थोड़ी सी दूरी पर ही, मतलब इतनी दूरी पर ही सैटेलाइट को लॉन्च करता है, लेकिन जो जीएसएलवी वाला रॉकेट होता है इसी वजह से इसको ज़्यादा हैवी और बड़ा बना रखा है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट को थोड़ा ज़्यादा दूर पर लॉन्च करना होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी से लगभग अगर 36,000 किलोमीटर दूर हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हम लोग लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर 36,000 किलोमीटर का, ये मीटर लिखा हुआ है, इस पर मत जाना, 36,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस देखने को मिलता है, उस पर हम लोग इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अब आप कहोगे कि चलो हमने ये पोलर जो हमारा पूरा का पूरा ऑर्बिट है इस पर हमने सैटेलाइट लॉन्च की, इसको तो हम समझते हैं कि ये निगरानी रखेगा, तो हमने यहाँ पर इतनी दूरी पर हम सैटेलाइट को क्यों लॉन्च करते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपको इधर ये पृथ्वी है, इधर आपको इंडिया का मैप नज़र आएगा। ठीक है, पूरा इंडिया नज़र आएगा। तो हम लोग अगर मान लो अपने जीएसएलवी रॉकेट से एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, हमें पूरे इंडिया के ऊपर निगरानी रखनी है और 24 घंटे तक हम लोगों को, मतलब हर समय अच्छे तरीके से अपने ऊपर सर्विलांस को रखना है। तो उसके लिए हम लोग जीएसएलवी से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर वो सैटेलाइट जाएगा, तो आपको हो गया सर्विलांस कैसे रखेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो ये पृथ्वी है ये तो घूम रही है, अब ये गोल 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 ऐसे घूमेगी तो कभी इंडिया यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये कैसे, मतलब हमेशा कैसे हम लोग देख पाएंगे? तो इसी वजह से हमने सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर लॉन्च किया है कि मान लो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च हुआ, यहाँ पर ये इंडिया के ऊपर पूरी तरह से रहेगा, इंडिया का डेटा हम लोग को देता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारे अर्थ घूमेगी उसी प्रकार से यहाँ पर ये सैटेलाइट भी साथ ही साथ घूमता रहेगा, मतलब इंडिया का डेटा रेगुलरली हम लोग को ये देता रहेगा। ये पर्पज़ होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का और जीएसएलवी वाले सैटेलाइट्स का। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को पीएसएलवी और जीएसएलवी बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझ में आ चुका है और ज़िंदगी भर इसको कभी नहीं भूलने वाले हो।
अब उसके बाद देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था क्रायोजेनिक को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो ने सक्सेसफुली एक रॉकेट टेस्टिंग कर ली है और उस रॉकेट टेस्टिंग के अंदर क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो जो रॉकेट टेस्टिंग है वो साल 2007 के अंदर होती है। तो क्वेश्चन यह है कि वो कहाँ से हम लोग देख पाते हैं, कहाँ से मतलब जो उसका टेस्ट स्टैंड है वो कहाँ से होता है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए के अंदर बालासोर, ऑप्शन बी आपको तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, या फिर ऑप्शन डी करवार देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी महेंद्रनगर। ठीक है, महेंद्रगिरी, सॉरी महेंद्रनगर बोल दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर महेंद्रगिरी है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ ना? तो आई होप आप लोगों को सारी बेसिक सी बातें यहाँ पर पता चल चुकी हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। बात की गई है इंडिया और यूके दोनों मिलकर अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत है उसका एंड करेंगे, और खासकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग जल्द ही होता हुआ नज़र आता हुआ देखने को मिल पाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपको पता ही है क्या होगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, इंडिया और साथ साथ यूके दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ी देर रुक जाओ, आपको अभी इसके बारे में पता चल जाएगा। इंडिया और यूके ने मिलकर अपना सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन पूरा कर लिया है। किस चीज़ को लेकर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। अभी यहाँ पर पिछले थर्सडे लंदन के अंदर ये नेगोशिएशन, ये बातचीत चल रही थी। हम लोग का पूरी तरह से फोकस है हम लोग जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें, जिसके माध्यम से भारत के अंदर व्यापार की एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और रिसेंटली आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत बड़ा एक मतलब डेटा अचीव कर लिया है, हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है, और अभी क्या है, इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने, अगर बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स है इसके, उसको भी क्लियर करते हैं। तो कुछ टाइम पहले ही इंडिया और यूके दोनों ने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लॉन्च करने के बारे में चर्चा की कि हम लोग साल 2022 के एंड तक दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस एग्रीमेंट के माध्यम से व्यापार दबा कर करेंगे। तो ये यहाँ पर इनका पूरा का पूरा गोल है। अब ये एग्रीमेंट क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये करेंगे। अब ट्रेड एग्रीमेंट का मेजर मकसद ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होगा उसके ऊपर बहुत सारी छूट मिलेगी। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा क्या बोलता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ये बोलता है कि देखो, दो कंट्रीज़ हैं, जैसे इधर इंडिया हुआ और दूसरी तरफ यूके हुआ। अभी दोनों कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त काफ़ी सारे टैरिफ, कोटा, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं। अब जब ये फ्री ट्रेड वाला एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो सारे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, टैरिफ, कोटा, चार्जेस जो भी होंगे वो सब चीज़ें हटा दी जाएंगी, वो कुछ भी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर सामान थोड़ा सा जो है वो सस्ता बिकेगा, कंट्री के अंदर जो है उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। देन उसके बाद हम लोग देख पाएंगे जो व्यापार है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो पहले से ज़्यादा और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसी वजह से इंडिया और यूके ने मिलकर अपना टारगेट रखा है कि हम लोग 2030 तक अपने व्यापार को, जितना अभी करंट टाइम पर व्यापार हो रहा है, उसको डबल कर देंगे अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो। क्लियर हुआ? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो भी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, जो भी रुकावटें होती हैं वो सब हटा दी जाती हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलग अलग प्रकार आप देख पाओगे, इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। इसमें ही एक आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा आता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा, सेका, जिसके बारे में आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने ट्रेड के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं भारत और यूके के व्यापार रिलेशंस आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया और यूके दोनों आपको डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इनका एक जो इतिहास है उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इंडिया के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर आपको यूके के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं यूके की और भारत की, तो दोनों ही कहीं ना कहीं G20 कंट्रीज़ के हिस्सा हैं, और G20 कंट्रीज़ के अंदर टोटल 20 देशों में से यूके यहाँ पर एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो कि भारत के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है। और अभी जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा भारत और यूके में, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक्सपोर्ट होगा सामान का वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। सिंपल सी बात है, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी और भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत यहाँ पर अपने मैरीन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे काफ़ी सारा ये बेच सकता है। हमारे पास काफ़ी सारे आप देख पाओगे मैरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो समुद्र से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे बेच पाएंगे यूके को।
क्लियर हुआ। उसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमेशा ध्यान रखना है। भारत जब भी किसी कंट्री के साथ व्यापार को लेकर अग्रीमेंट करता है तो हम लोग गुड्स के ऊपर तो फोकस करते करते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। भले ही दूसरी कंट्री सर्विसेज के ऊपर फोकस ना करती हो, लेकिन हम सर्विसेज के ऊपर फोकस करते हैं। अब सर्विसेज के ऊपर हम क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि जब आप लोगों ने इकॉनमी पढ़ी होगी, ठीक है, कोई एनसीईआरटी उठा लो, क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा लो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इकॉनमी के सेक्टर्स है वो आपको यहाँ पर 3 प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा आपको टर्शरी सेक्टर देखने को मिलता है ना। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप लोग देख पाते हो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शरी के अंदर आप देख पाते हो यहाँ पर आता है सर्विस वाले जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग होते हैं। तो भारत आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा बेहतर आज के टाइम पर सर्विस सेक्टर में भारत के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक ग्रो कर रहे हैं। अब जब भी हम लोग व्यापार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स के ऊपर तो ध्यान देते ही हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर गुड्स को भी एक्सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ सर्विस के ऊपर भी ध्यान देते हैं। अब सर्विस के ऊपर ध्यान देने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डील करते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पर उस कंट्री के अंदर जाएंगे और उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो आराम से उस कंट्री में जाकर काम कर सकें। अब आप कहोगे इसमें भारत को क्या फ़ायदा होगा, वो कंट्री से जाकर बाहर काम करेंगे। तो जब वो बाहर जाकर काम करेंगे तो वहाँ से जो पैसा वो कमाएंगे वो भारत में रिटर्न करके देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो वो रेमिटेंस भारत के पास आएगा। रिसेंटली आपको पता होगा एक डेटा भी आया था जहाँ पर भारत इस पूरे के पूरे रेमिटेंस चार्ट के अंदर टॉप पर था। भारत ने दुनिया भर से काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जो पैसा है वो रिसीव किया था, क्योंकि जब वो लोग काम करने गए हैं विदेश में तो वो पैसा देंगे कंट्री के अंदर, जिससे कि हमारी जो इनकम है उसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि देखो जो हमारा सर्विस सेक्टर है, नर्सिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, साथ ही साथ जो आयुष सेक्टर है, ये सब हम लोग यहाँ पर पहुँचा देंगे यूके के अंदर। क्लियर हुआ। जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब सर्विसेज के अंदर जब ट्रेड होता है, जब व्यापार होता है या फिर हम लोग डील करते हैं, तो बेसिकली जो ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर रोक लगाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। भाई कोई रुकावटें होना, आराम से लोग वहाँ पर ट्रैवल कर सकें। क्लियर हुआ। देन उसके बाद अगर हम लोग यूके की बात करें तो यूके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट मेंबर, आपको पता है यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर हैं, तो यूके भी यहाँ पर एक परमानेंट टोटल यहाँ पर 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट हैं। तो इन 5 में से यूके भी एक परमानेंट मेंबर है, और यूके हमेशा से ही भारत को सपोर्ट करता हुआ है, क्योंकि भारत की एक डिमांड है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट कंट्रीज़ है, जो 5 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भारत को भी एक सीट मिलनी चाहिए। तो इसकी डिमांड को यहाँ पर यूके भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलएसी वाला इशू है इंडिया चाइना के बीच में, तो वहाँ पर भी भारत को काफ़ी सपोर्ट करता है यूके। तो इस वजह से भी आप देख पाओगे यूके हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाए होंगे। देन उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों को यूके के मैप को लेकर काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा भी है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूके के बारे में, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर 4 किंगडम देखने को मिलते हैं। देखो यूके अलग है और ग्रेट ब्रिटेन अलग है। तो अब यूके ब्रिटेन कैसे अलग अलग है, तो यहाँ पर इसको समझो। जो यूके है उसके अंदर आपको 4 किंगडम देखने को मिलते हैं। वो 4 किंगडम कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। इन 4 को मिलाकर यूके बनता है। और जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, वो कैसे बनता है? वो सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को मिलकर वो ब्रिटेन बना हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो ये पूरा आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, देन उसके बाद ये सारे जो नेशंस हो गए, देन उसके सबको मिलाकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्रिटिश आइल्स बनता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस वाले मैप को, इस मैप में आपको स्ट्रक्चर सही से नजर आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इधर आपको ये यूके देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये पूरा का पूरा यूके बन जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में आपको बता ही दिया है, ग्रेट ब्रिटेन क्या कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको 3 किंगडम देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर आती है नेक्स्ट न्यूज़। जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो ये तो आपको पता है, बेसिक सी खबर है जो कि रोज़ाना यहाँ पर चर्चा में है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कि हमें इस टॉपिक के ऊपर कुछ अगर लिखने को आ गया तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपके लिए यही काम करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं आंसर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता हूँ, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्टेंट देने की कोशिश करता हूँ कि न्यूज़पेपर आपके लिए काफ़ी हद तक आसान बन जाए, ठीक है। तो जो फ्यूल के प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो इसका हम लोग समझते हैं क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, प्लस भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रिसेंटली
एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज ये हुआ है कि अगर हम लोग बात करें तो यूएस ने क्या किया, रशिया का जो ऑयल होता है इसके ऊपर बैन लगा दिया। अब रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को। तो अब इस अटैक को रोकने के लिए रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए गए। उसमें से यहाँ पर एक सबसे बड़ा सैंक्शन ये भी है कि भाई यूके ने बोला कि हम लोग यहाँ पर रशिया के तेल को परचेज नहीं करेंगे। तो आप कहोगे वेट, रशिया ऑयल को प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल, रशिया यहाँ पर काफ़ी सारे तेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दुनिया में एक अच्छी रैंक को मेंटेन करता है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, और प्रोड्यूस करने के साथ साथ बहुत सारा तेल एक्सपोर्ट भी करता है। और केवल ना तेल ही, साथ ही साथ यहाँ पर नेचुरल गैस भी आप देख पाओगे, बहुत सारा कोयला, नेचुरल गैस, तेल, यहाँ पर ये सब कुछ प्रोड्यूस के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। क्लियर हुआ? तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर जो दाम है तेल के वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ब्रेंट क्रूड हमारा देखने को मिलता है, इसके जो दाम है वो लगातार इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है, पर बैरल लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। बैरल क्या होता है? तो एक बैरल के अंदर अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, वो 159 लीटर्स के आसपास देखने को मिलता है। तो एक ऑयल बैरल के अंदर यहाँ पर 158.987 लीटर्स अप्रॉक्स, इसको 159 कह सकते हो। अब आप कहोगे इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हो? तो क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी, 2008 के अंदर यूपीएससी ने डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 159, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने लगाया नहीं है क्योंकि पहले ही मैं आपके साथ थोड़े दिनों पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आते हैं, तो हो क्या रहा है, जब हम लोग बात करते हैं रशिया के बारे में, तो रशिया एक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो कितना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है ये? तो दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री रशिया है। उसके साथ साथ देखें तो जनवरी 2022 के अंदर रशिया का जितना भी ऑयल प्रोडक्शन था वो यहाँ पर था 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे का हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन किया था। अपने आप में यहाँ पर एक ह्यूज नंबर है। तो दुनिया का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के साथ साथ यहाँ पर आप मतलब देखो, प्रोड्यूस तो कर ही रहा है और प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। तो रशिया ने काफ़ी सारा तेल एक्सपोर्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा था। बट अभी जो रिसेंटली जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बाद यहाँ पर सैंक्शन लगे हैं, अब ये चीज़ें डाउन होती हुई जा रही हैं। अगर हम लोग बात करें, ये तो हमने कच्चे तेल के बारे में जान लिया, अब नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। तो रशिया यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस के मामले में। बहुत सारा नेचुरल गैस रशिया से निकल कर यूरोप में जाता है, जर्मनी के अंदर जाता है। यूरोप बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग कह सकते हो कि जो रेवेन्यू मतलब 2021 के अंदर रशिया ने जो तेल और गैस बेचकर पैसा कमाया वो कितना था? वो था यहाँ पर 25.29 ट्रिलियन रूबल्स। इतना पैसा यहाँ पर कमाया गया था रशिया के थ्रू। अब रशिया के ऊपर ये सारे सैंक्शंस लगाए गए जिसकी वजह से लगातार इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यूएस ने यहाँ पर ऑलरेडी बैन लगा दिया है, यूके ने बैन लगा दिया है, और ही बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है जो कि बोल रही हैं कि बिल्कुल हम लोग भी रशिया के साथ व्यापार नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से रशिया की इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे चाइना हो गया और भी कंट्रीज़ हो गई, वो यहाँ पर अभी भी तेल परचेज़ कर रही हैं। और आपको पता होगा कि भारत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तेल परचेज़ कर रहा है। अभी रिसेंटली रशिया से हम लोगों ने एक स्पेशल डिस्काउंट पर काफ़ी सारा तेल परचेज़ किया है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इन सब चीज़ों का भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या है। इंडिया आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तेल के मामले में सबसे बड़ा कंज्यूमर नज़र आता है। मतलब हम लोग तेल को कंज्यूम करते हैं। अब सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, अगर हम लोग बात करें एक लिस्ट की तो वहाँ पर टॉप पर आपको यूएस देखने को मिलेगा। यूएस बहुत सारा तेल परचेज़ करता है प्लस प्रोड्यूस भी करता है, प्लस चाइना बहुत सारा तेल परचेज़ करता है। तो पहले पर यूएस, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर आपको भारत देखने को मिल जाता है। ऑयल की जो डिमांड है हमारे कंट्री के अंदर वो 3 से 4% हर साल इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर रोज़ाना 5.5 मिलियन बैरल्स जो तेल है वो कंज्यूम किया जा रहा है। अपने आप में एक ह्यूज डेटा है। और एक बैरल के अंदर कितना लीटर्स होता है वो मैंने आपको अभी बताया ही, 159 लीटर्स अप्रॉक्स होता है। और बोला ये गया कि अगर इस प्रकार से कंजम्पशन चलता रहा तो आने वाले टाइम पर भारत लगभग 7 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कंज्यूम करने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि भारत जितना भी तेल कंज्यूम कर रहा है उसका 85% तेल हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रखा है, उनसे हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है।
तो ये थे हमारे कुछ बिजनेस सेक्शन पर आर्टिकल जो कि अभी हमने डिस्कस करे। अब उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में आप देख पाओगे लगातार रशिया यूक्रेन को लेकर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आर्टिकल यहाँ पर बात करता है अगेन किस चीज़ को लेकर, रशिया के एनर्जी सेक्टर को लेकर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स है और यूरोपियन यूनियन है, दोनों ने मिलकर फ्राइडे में अनाउंस कर दिया कि हम लोग यूरोप से जो नेचुरल गैस परचेज़ कर रहे हैं, सॉरी रशिया से जो यहाँ पर गैस को परचेज़ किया जा रहा है, अब उसके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ है, खासकर जर्मनी है और भी उसके पीछे के नेशंस हैं, तो वो सब रशिया से बहुत सारा नेचुरल गैस परचेज़ करते थे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से। काफ़ी बार मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, आपको याद होगा। तो बोला गया कि भाई अब यहाँ पर इसके ऊपर भी रोक लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से रशिया बहुत सारा पैसा कमा रहा है और उन पैसों की मदद से यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूएसए और साथ साथ यूरोपियन यूनियन की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आता है। क्योंकि अभी हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले रशिया ने बड़ी बुरी तरह से बॉम्बिंग करी है, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर यूक्रेन में जान जा चुकी है। और इसी चीज़ को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने वार्निंग भी दी थी कि अगर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये अगर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करेंगे तो नेटो को डेफिनेटली आना पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी यहाँ पर उतरना पड़ेगा इस पूरे वॉर के अंदर। उसके साथ साथ जो बाइडन का कहना यह है कि आप लोग जो भी यहाँ पर जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, बहुत सारा यहाँ पर गैस जो है नेचुरल गैस वगैरह जो भी परचेज़ कर रही हैं, खासकर जर्मनी जो है वो परचेज़ कर रहा है रशिया से, तो इनको मना कर दिया। अब इनको आवश्यकता होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर यूएस इसके लिए मैनेज करके देगा, यूएस यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगेन यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग इसकी है नहीं और ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग को जाना भी नहीं है। जितना इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइटल है उसके हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है जो 5G टेक्नोलॉजी हमारे पास वो इस साल के एंड तक आ सकती है हमारे पास, ऐसा हमारे सेंटर का स्टेटमेंट निकल कर आया है। जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग होती है वो हम लोग जल्दी करने वाले हैं और जो 5G सर्विसेज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि हम लोग यहाँ पर इस ईयर के एंड तक लेकर आ जाएं। तो 5G सर्विसेज जल्दी आएंगी, इसको लेकर स्टेटमेंट है। बाकी इसके बराबर में आप देख पाओगे तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। बाकी तेल के प्राइसेस को लेकर क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। 5G यहाँ पर एक 5th जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क का। जैसे अलग अलग आपने सुना होगा 3G 4G, तो ऐसे स्टार्टिंग से आए हैं 1G 2G 3G 4G, अब यहाँ पर ये 5G आपको 5वां जनरेशन देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो इंटरनेट स्पीड है 5G के अंदर वो आपको एक हाई बैंड स्पेक्ट्रम के साथ देखने को मिलेगी और हाई बैंड के साथ साथ आपको अलग अलग बैंड्स नज़र आएंगी। अगर मैं आप लोग को एक पिक्चर के माध्यम से इन चीज़ों को क्लियर करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो ये 5G टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास आती है तो इसके अंदर बेसिकली 3 स्पेक्ट्रम होने वाले हैं। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो नेटवर्क, सिंपल सी बात समझ सकते हो। जो ये टावर से इसमें से स्पेक्ट्रम निकल रहा है ये सरकार के अंडर में होता है, सरकार इनकी ऑक्शनिंग करती है, इनको बेचती है। तो ये जो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, एयरटेल, आइडिया, ये सारी कंपनीज़ यहाँ पर इनको परचेज़ करती हैं, इनके बैंड्स को परचेज़ करती हैं, फिर आपके घर तक ये नेटवर्क पहुँचता है। सिंपल सी बात। अब बात करें 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो 5G के अंदर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 3 बैंड्स हैं, हाई बैंड, मिड बैंड और लो बैंड। ठीक है, हाई बैंड के अंदर मतलब आपको जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मिड बैंड के अंदर स्पीड मतलब थोड़ा मीडियम से देखने को मिलेगी, लो बैंड के अंदर स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन हाई बैंड में बहुत सुपर स्पीड मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम लोग 1G 2G 3G के बारे में बात करते हैं, जो ये 1G है ये आपको देखने को मिलेगा 1998 के आसपास आया था। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, सिर्फ SMS वगैरह MMS वगैरह यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह कर सकते थे, ये एक छोटी सी यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल थी। ठीक है, उसके बाद बेसिक जो वॉइस कॉल वगैरह होती हैं वो यहाँ पर हम लोग कर सकते थे, ऐसा आप लोग देख पाओगे। लेकिन उसके बाद आता है यहाँ पर कौन सा, सेकंड जनरेशन, सॉरी फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम सिर्फ बेसिक कॉल कर पाते थे। फर्स्ट जनरेशन 1997 में आया था, सेकंड जनरेशन जो आया था वो 1998 के अंदर आया था, जहाँ पर हम SMS और टेक्स्ट कर सकते थे। और जो थर्ड जनरेशन था वो यहाँ पर 2001 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इंटरनेट, वीडियो कॉल्स और मोबाइल TV डिजिटल हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते थे। जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पर आनी चालू हो गई थी। ठीक है, 384 kbps के आसपास की। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ जनरेशन आता है, फोर्थ जनरेशन 2010 के अंदर आता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा सुपर फास्ट इंटरनेट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वीडियो कॉल्स, मोबाइल TV, ये सारी चीज़ें हम लोग चला सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर फाइनली 5G है। 5G के अंदर यहाँ पर आप हर चीज़ कनेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, मोबाइल टीवी, HD, 3D, कलर, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5G के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 1G, 2G, 3G, 4G के बारे में आपको पता चल गया। अब देखो ना, कहीं कहीं पर डेटा जो है वो अलग अलग है। आप लोग यहाँ पर गूगल पर देखोगे, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाओगे तो कहीं पर लिखा है 5G लॉन्च करी गया 1980 में, 2G लॉन्च किया गया 1990s में। तो यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली पूछा भी नहीं जाएगा कि कौन से साल में लॉन्च किया गया है। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी 5G के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ये मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? देखो 5G के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जब भी हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम लोग को अपनी फाइबर कनेक्टिविटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी आप देख पाओगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फाइबर कनेक्टिविटी प्रॉपरली गई नहीं है, जिसके माध्यम से हमारे पास ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5G इंडिया के लिए हम लोग को एक प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ा फोकस रखना होगा प्राइसिंग के ऊपर। भारत के अंदर जो ये 5G की प्राइसिंग आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ये भी यहाँ पर बताया गया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ। अब उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, जहाँ पे बात की गई है केरला के अंदर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या, हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। आप प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाने वाली है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस के टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट यह है कि देखो, प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, जो केरला सरकार है वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लगातार जारी रख रही है, लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है। अब दिक्कत क्या है, इशू क्या, हम उसको समझते हैं। जो एक बहुत बड़ा तबका है ना लोगों का, वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। उनका यहाँ पर कहना यह है कि अब देख पाओगे केरला के पास पहले से ही पैसा बहुत ज़्यादा कम है, बजट यहाँ पर इनका इतना है नहीं, और जिसके हिसाब से ये लोग इतना महंगा प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को लगाने से न केवल यही परेशानी है, परेशानी ये भी है कि एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान मिलेगा, प्लस सोशली एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों को हटाना पड़ेगा जब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो। क्लियर हुआ? तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेट है केरला है वो इतने महंगे प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर पाएगा। दूसरा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इकोलॉजिकल कॉस्ट यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा लगने वाली है, मतलब हम लोग फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पर पोल्यूशन कम करें, इधर प्रोजेक्ट लगा रहे हो जिससे पोल्यूशन बहुत दबा कर होने वाला है। उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन उठाया गया ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को लगाओगे तो बीच में रास्ते में जो लोग बसे हुए हैं उनको आप कहाँ से कहाँ लेकर जाओगे, उसकी प्लानिंग क्या है वो यहाँ पर बताओ। ठीक है, ये कुछ कंसर्न्स हैं तो जिसका सोल्यूशन यहाँ पर चाहिए, जो कि लोग मांग रहे हैं, इसी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब डिस्कस करते हैं आखिरकार सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट 532 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक है, एक रेल लाइन यहाँ पर बनाई जा रही है जो कि थिरुवनंतपुरम, जो कि साउथ के अंदर है, ये कनेक्ट करेगा कसारकोड नॉर्थ से। मतलब अगर मैं आप लोग को एक मैप के माध्यम से दिखाऊं, सॉरी पिक्चर के माध्यम से, मेरे मुंह से मैप ही निकलता है, तो काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, मैं इसी में इसे यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर ये वाला आप पिक्चर देख पाओगे, ये हुआ केरला का मैप। अब केरला के मैप में आप लोग देख पाओगे ऊपर नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा कसारकोड, और इधर सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा थिरुवनंतपुरम। तो थिरुवनंतपुरम से कसारकोड को कनेक्ट किया जा रहा है इस रेलवे की लाइन से, जो कि 532 किलोमीटर की ये रेलवे लिंक होने वाली है। यहाँ से किसी इंसान को यहाँ पर जाना है तो अभी रोड के माध्यम से जाता है, बहुत टाइम लगता है। अभी क्या है, ये टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा जब यहाँ से रेल चलेगी, तो बीच में आपको 11 स्टेशंस देखने को मिलेंगे, 11 स्टॉप देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेकर काफ़ी सारा कंसर्न उठाया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या है, खासियत क्या है, देखो प्रोजेक्ट के अंदर आप देख पाओगे जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हुई नजर आएंगी। इसके अंदर आपको 9 डिब्बे होंगे, 9 डिब्बे को बढ़ाकर 12 डिब्बे किया जा सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स को, अगर हम लोग कहें तो लगभग 675 पैसेंजर्स को यहाँ पर ये ट्रेन लेकर ट्रैवल कर सकती है। जो ये ट्रेन है इसकी स्पीड बहुत सुपर स्पीड होने वाली है, लगभग 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ये ट्रेन चलेगी, और जो जर्नी 12 घंटे में पूरी हो रही थी उसको 4 घंटे में समाप्त कर देगा। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, बहुत कम समय लगेगा एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया पर जाने में। तो ज़रूरत क्या है इस प्रोजेक्ट की, ज़रूरत पहली चीज़ यही है कि भाई आज के टाइम पर टाइम बहुत लग जाता है अगर किसी को कसारकोड से थिरुवनंतपुरम जाना है या थिरुवनंतपुरम से कसारकोड जाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आज के टाइम पर क्या है
कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम पर ये भी है कि कोई ऐसा रेलवे लिंक है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर बाई रोड जाते हैं। अब बाई रोड जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है। अगर ये रेलवे लिंक बन जाता है तो क्या होगा, वो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, एक्सीडेंट्स वगैरह भी हम लोग देख पाएंगे कम होते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें क्या हैं। दिक्कत यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो वो स्टेट कैसे लेकर आएगा, हमें ये बताओ, लोगों का कहना है। दूसरा, यहाँ पर इसी पूरे के पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, जब इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे परिवार को हटाना पड़ेगा। लगभग 30,000 के आसपास परिवार हैं जिनको आपको हटाना पड़ेगा, तो उनको कैसे मैनेज करोगे। तीसरा, इकोलॉजिकल डैमेज। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, आप बहुत सारे एनवायरनमेंट को बर्बाद करने वाले हो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पर इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ चुके हो। आगे चलते हैं, एडिटोरियल पर देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल अपने आप में बहुत ज़्यादा कम आते हैं। आप देख पाओगे जो अगला पेपर है, अगले पेपर में कुछ नहीं आता सैटरडे में। तो आज हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं पर्टिकुलरली जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल ये वाला है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें बात करने लायक नहीं है, लेकिन जो भी मेजर पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाला हूँ। देन उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो भारत की ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी यूज़ पॉलिसी है वो यहाँ पर क्या है, उसमें कंसर्न्स, उसमें परेशानियाँ क्या देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वाले एडिटोरियल से। यहाँ पर देखो बात क्या की गई है, मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेकर चलता हूँ। पिछले सप्ताह की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी आपको देखने को मिलती है। तो हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया और इन्होंने बोला जो 15 मार्च अभी निकली है, 15 मार्च को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, 15 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह देखा जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो इस्लामोफोबिया क्या होता है। इस्लामोफोबिया यहाँ पर आप देख पाओगे जो मुस्लिम्स के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेट्रेड दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बताया गया कि जो इस्लामोफोबिया है वो आज के टाइम पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया का मतलब यहाँ पर यह है कि मुस्लिम के प्रति यहाँ पर काफ़ी डर दिखाया जाए, एक भेदभाव हो, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाते हो, इस्लाम के अगेंस्ट में हेट स्पीच देखने को मिले, वो सब इस्लामोफोबिया है। और इस्लामोफोबिया 9/11 अटैक के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका कहना यह है। तो इसी इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 मार्च को हम लोग एनुअली यानी हर साल इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा यूएनजीए ने बोला। अब ये जो स्टांस लिया गया यूनाइटेड नेशन के थ्रू, अब ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है और भारत के रिप्रेजेंटेशन भी हैं। भारत के रिप्रेजेंटेशन आपको टीएस त्रिमूर्ति साहब देखने को मिलेंगे। तो टीएस त्रिमूर्ति साहब इससे खुश नहीं हुए। अब वो खुश क्यों नहीं हुए, तो इसके बारे में बताया गया कि उनका स्टांस कुछ और है, तो वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने आई होप इस इंटरनेशनल डे के बारे में समझ लिया है। इस रेजोल्यूशन को लाया गया था पाकिस्तान के थ्रू, ओआईसी के बिहाफ में। ओआईसी क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसमें 57 नेशंस आज के टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया, मैंने आपको बताया 193 मेंबर के थ्रू, जिसमें से 55 जो मेन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से स्पॉन्सर किया। और इनका मेजर मकसद क्या है, मैंने आपको बता दिया, इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने का इनका मेजर मकसद है। तो इसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि भारत के जो टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में क्या बोला, भारत ने अपनी चिंता दिखाई। भारत ने बोला इस्लामोफोबिया। आप जब बात करो इस्लामोफोबिया की, तो यहाँ पर सिर्फ इस्लामोफोबिया पे मत रुको, आपको यहाँ पर ये लेकर जाना चाहिए रिलीजियोफोबिया के ऊपर, रिलीजियोफोबिया के बारे में मेंशन करना चाहिए। मतलब आप अगर कहना चाहते हो कि सिर्फ इस्लाम्स के प्रति ही यहाँ पर अगर एक फोबिया दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर एंटाई हिंदू भी यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, एंटाई बुद्धिस्ट भी देखने को मिलेंगे और एंटाई सिख फोबिया भी देखने को मिलता है। तो केवल इस्लामोफोबिया ही यहाँ पर मेंशन करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर टीएस त्रिमूर्ति साहब का कहना है। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, देखो इन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें डायरेक्टली मेंशन नहीं करी हैं। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो ये मतलब इन्होंने बोला कि देखो ये जो दिन है ये बेसिकली इसका मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया पर है। अगर ये लोग बात करते किसी और दूसरे रिलीजन के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको देखा जाता है, बट यहाँ पर इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है और भी बहुत सारे फोबियाज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया।
साथ ही साथ इंडिया यहाँ पर ये आप कह सकते हो आशा रखता है, इंडिया होप ये करता है कि जो ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, इंडिया ने ये देखा कि रिजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो पहली बात, यहाँ पर जब ये अडॉप्ट हो रहा था तो इसी लोग देख रहे थे कि तो फोबिया की बात होती है तो रिलीजियो फोबिया को देखना चाहिए ना, यहाँ पर और ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो ये टर्म है इस्लामोफोबिया, इसको अपने आप में कोई भी इंटरनेशनल लॉ पर कोई भी एग्री डेफिनेशन मिली नहीं है। ठीक है, ये भी यहाँ पर ये जो टी एस त्रिमूर्ति साहब है वो बोलते हैं। तो मतलब ये जो डिसीजन लिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू, इसके पूरी तरह से ये अगेंस्ट में रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया, तो और यहाँ पर ये बोला गया, ऑथर ये बोलते हैं चलो टी एस त्रिमूर्ति साहब ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है, चलो फाइन है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो इन्होंने यहाँ पर एंटी हिंदू, एंटी सिख, एंटी यहाँ पर इनके इस बारे में बताया। लेकिन इसमें से चीज़ें जो एब्सेंट थी वो क्या थी, वो एब्सेंट ये थी कि जो टी एस त्रिमूर्ति साहब है इन्होंने यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स के बारे में कोई भी बातें नहीं बताई है, इंडियन मुस्लिम्स का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है। तो उनका यहाँ पर क्यों नहीं रेफरेंस दिया, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें देखो फिर भी सारी चीज़ें यहाँ पर टी एस त्रिमूर्ति साहब के साथ साहब के थ्रू सही बोली गई हैं। ठीक है, इंडिया को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए ओआईसी के रेजोल्यूशन को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें जो हैं सिर्फ एक जगह पर सीमित नहीं है, आज के टाइम पर अल्टीमेट लेवल पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट उसके साथ साथ ऑथर ने ये बोला, जब हम लोग बात करते हैं चाइना की पोजीशन की, तो चाइना क्या कर रहा है, पहले चाइना के ऊपर भी तो नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर आप देख पाओगे जो उइगर मुस्लिम्स हैं जिनजियांग वाले रीजन में, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स के ऊपर कितना ज़्यादा एट्रोसिटीज़, कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया जाता। और ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर भारत के प्रति, भारत के अगेंस्ट में हमेशा रहता है, हर एक इशू को, भारत के इशू को उठा लेता है। बट अगर हम लोग बात करें, अगर चाइना में इस प्रकार से इशू हो रहा है, उइगर मुस्लिम्स के इशू को आज तक नहीं उठाया। ओआईसी हमेशा ही एक नरम रहा है, नरम दिल रहा है चाइना की साइड में, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला कि देखो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि उइगर मुस्लिम्स हैं उनको कैंप्स के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, जो कि चाइना लगातार कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो मतलब ओआईसी की जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उनको फ्री पास मिल रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं मज़े से, और वहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हो आराम से जो है मीटिंग वगैरह अटेंड करके आ रहे हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांगी को रिसेंटली इन्वाइट किया गया था एज अ गेस्ट मीटिंग, मतलब एज अ गेस्ट यहाँ पर इनके मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया गया था, ओआईसी ने इनको इन्वाइट किया था। तो मतलब चाइना इतना कुछ कर रहा है तो चाइना के मिनिस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, भारत को 2019 में इनवाइट कर लिया था ओआईसी के अंदर, तो यहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरह से अगेंस्ट में था। ठीक है, कि हाँ क्यों इनवाइट कर लिया गया, तो यूएई ने हम लोग को इनवाइट किया था, जो हमारी उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी हुआ करती 2019 में, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर इन्वाइट किया गया था अबू धाबी में ओआईसी की मीटिंग में। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसको भी यहाँ पर पाकिस्तान ने बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। तो ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो इस्लामोफोबिया वाला रिजोल्यूशन है, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साइड से उठाया गया है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लेकर ये आर्टिकल मेंशन किया गया। अब अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी ने इन चीज़ों के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा डे मतलब जो भी डेज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जो डे काफ़ी मतलब चर्चा में है उनको लेकर बन जाते हैं, वैसे जो नॉर्मल हैं वो कोई ना कोई रोज़ दिन बन रहा है, कोई ना कोई रोज़ डे सेलिब्रेट है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो रोज़ आने के हिसाब से नहीं, कुछ अलग से चीज़ चर्चा में आ रही है, एडिटोरियल्स उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को लेकर। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो 21 फरवरी है, 21 फरवरी को हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की तरह, ये यूनिसेफ के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये यूनिसेफ के थ्रू डिक्लेयर किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यूनिसेफ ने नहीं, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो डिमांड है यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, वो बांग्ला की साइड से उठी थी। देखो सबसे पहले बांग्लादेश ने यहाँ पर ये डिमांड उठाई थी। बांग्लादेश बोलता था कि हाँ हम लोग अपने बांग्ला को बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्शन में लेंगे, और बांग्ला जो भाषा होगी वो यहाँ पर इनकी नेशनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसे यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, तो B2 ओनली, तो इसका करेक्ट आंसर आप देख पाओगे B हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है फॉर्जिंग आ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा। यहाँ पे बात की गई है ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के बारे में।
होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पॉलिसी को रिलीज़ किया है जिसका नाम क्या है वो मैंने आपको बताया, ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी यूज़ पॉलिसी 2022। ये जो पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो यहाँ पर आप देख पाओगे जो डेटा वगैरह है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, इसका मेजर मकसद है कि जो इंडिया का डेटा है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, पूरी तरह से बदल दिया जाए। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ये पॉलिसी क्यों लाई गई डेटा को लेकर, देखो डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका मेरा जो भी डेटा है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे डेटा दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा भी होता है। बट आज के टाइम पर इस डेटा के लिए पॉलिसी लाने की आवश्यकता क्यों थी, ये पॉलिसी होती क्या है मैं आपको बताऊंगा। बट पहले समझते हैं डेटा के लिए कोई पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि लगातार डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, जो जनरेशन है ऑफ सिटीजन डेटा वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है बहुत तेज़ी से, और आने वाले 10 सालों के अंदर भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है। जैसे जैसे भारत ने अपना डिसाइड किया है हम लोग $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को जनरेट करेंगे, तो उसके हिसाब से लगातार हम लोग देख पाएंगे डेटा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये भी बोला गया कि डेटा को लेकर काफ़ी सारे कमर्शियल बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर ग्रांट दिया जा सकता है कि वो यहाँ पर इन डेटाबेस का यूज़ कर सके अपने कमर्शियल यूज़ के लिए। इस वजह से हम लोग को ज़रूरत है इस डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए एक पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आज के टाइम पर डेटा के ऊपर फोकस करने वाली कोई पॉलिसी है नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कोई पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग देख पाओगे अब ये जो ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है, इस ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये बोला गया सरकार की साइड से कि यहाँ पर क्या होगा, एक इंडिया डेटा ऑफिस को बनाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट ने बोला कि हम लोग एक इंडिया डेटा ऑफिस यानी IDO को बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, सारे डेटा को इकट्ठा रखेगा और वो जो डेटा है वो सरकार के अंदर यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ पर जो भी होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ पर शेयर किया जा सकता है, ये यहाँ पर रहने वाला है। तो बेसिकली सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक इंडिया डेटा ऑफिस बनाने के बारे में चर्चा की गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि देखो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे हाई वैल्यू डेटा सेट्स के लिए, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर ये लोग मैनेज करने वाले हैं। जो हर एक मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे सरकार के अंडर में, वो सब यहाँ पर इस डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। और मतलब कि हर एक मिनिस्ट्री और डेटा जो भी डिपार्टमेंट होगा उनके पास ये डेटा मैनेजमेंट यूनिट होगा, वो डेटा को मैनेज कर पाएंगे। और इनको डेटा मैनेजमेंट यूनिट को हेड करने के लिए एक चीफ डेटा ऑफिसर भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर काम करेगा। जो हमने ऊपर एक बॉडी बना रहे हैं इंडिया डेटा ऑफिस, तो उसी बॉडी के साथ में यहाँ पर काम करने वाला है। तो इस पॉलिसी के अंदर पूरी तरह से डेटा के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पाओगे सरकारी कोई भी स्कीम या कोई भी वेबसाइट पर जाते हो तो कोई भी अपना डेटा फुलफिल करते हो तो वहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर सरकार के पास गया, तो उस डेटा को इकट्ठा करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब कवरेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन जनरेट है, क्रिएट किया गया है, कलेक्ट किया गया है, स्टोर किया गया है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, ठीक है, हमारी एजेंसीज के थ्रू, उन सबको इस पॉलिसी के माध्यम से कवर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ साथ बताया गया जितना भी गवर्नमेंट डेटा है वो सब ओपन और शेयरेबल होने वाला है, बिल्कुल खुला रहेगा और उसको शेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया अगर कोई डेटा नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ रहा है तो उसको शेयर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज जितना भी डेटा है वो सब यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। क्लियर हुआ। बाकी डेटा टूल किट के बारे में बात करें तो जितने भी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं उन सबको एक डेटा शेयरिंग टूल किट मिलेगा ताकि आपस में हेल्प कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो जो भी डेटा शेयरिंग को लेकर, पब्लिकेशन को लेकर जो भी रिस्क है वो सब यहाँ पर दूर हो सके। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अगर हम लोग बात करें जो ये डेटा है, डेटा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रहने वाली है एजेंसी की, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, एंटिटी जो भी है, जहाँ पर भी यहाँ पर सरकारी एजेंसीज देखने को मिलती हैं, जो भी डेटा आया है उनके पास, तो वो सब यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो इस पॉलिसी के अंदर हम लोग फोकस करने वाले हैं किसी भी एक्ट का वायलेशन ना हो, डेटा का प्रॉपर यहाँ पर मैनेजमेंट हो पाए, तो इसी को लेकर यहाँ पर इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। अब इस पॉलिसी के अंदर दिक्कतें क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं जो ऑथर मेंशन करती हैं। इश्यूज़ ये है, सबसे पहले प्राइवेसी को लेकर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के पास देखो आप लोग डेटा को शेयर करने के बारे में चर्चा कर रहे हो, और अगर हम लोग सबसे पहला इशू देखें तो भारत के अंदर पहले से ही प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है। डेटा को लेकर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत के अंदर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, यह आप लोग देख पाओगे, कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा दिक्कत आपको यही देखने को मिल जाती है। दूसरा इशू क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि जो ये आपने डेटा ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताया है, इसके अंदर कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जो पॉलिसी है एक सेपरेट कैटेगरी बनाएगी, सारा डेटा एक जगह पर रखा जाएगा, वहाँ पर सरकार उस डेटा का यूज़ कर सकती है, सरकार डेटा को उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, शेयर कर सकती है, जो भी यहाँ पर सरकार के पास सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आपने शेयर नहीं करी, किस प्रकार से आप वो कैटेगराइज करने वाले हो।
उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा एक इशू निकल कर आता है, वो है मिसयूज़ ऑफ डेटा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप देख पाओगे आप डेटा का काफ़ी हद तक गलत इस्तेमाल करो, आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है, आप बेचना डेटा का चालू कर दो, और डेटा को बेचने के बाद जब आपको फ़ायदा होगा तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं आप क्या करो, जो पर्सनल डेटा है वहाँ तक पहुँच जाओ। तो ये सारे इशूज़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट का एक सबसे बड़ा इशू है, इसको डेटा को बेचने में जब लग जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर काफ़ी खतरे में आ सकता है। ये सबसे ज़्यादा इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपको पता होगा हम लोग एक आर्टिकल रोज़ाना एक अलग से डिस्कस करते हैं, जो कि स्टार्टिंग मैंने आपके साथ थंबनेल लगा रखा है। थंबनेल में आप देख पाओगे कश्मीर हिंदू जो जेनोसाइड म्यूजियम है वो भारत में बनाने के बारे में चर्चा की गई है। आप देख पाओगे ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है पूरे देश भर में इस आर्टिकल की। वो यह है कि जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनाने के बाद, ठीक है, अब क्या है कि जो एमपी हैं मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ ज़मीन दी है। किसको? जो यहाँ पर कश्मीर फाइल के डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, इनको। और विवेक रंजन अग्निहोत्री को ये ज़मीन दी कि आप यहाँ पर इस पर ये म्यूज़ियम बना सकते हो, एक जेनोसाइड म्यूज़ियम बनाओ। जेनोसाइड म्यूज़ियम का मतलब यह है कि देखो जो कश्मीरी पंडित का यहाँ पर जेनोसाइड देखने को मिला है वो जेनोसाइड के बारे में उस म्यूज़ियम में मेंशन रहेगा, प्लस जो भी जेनोसाइड्स हुए हैं उसके बारे में वहाँ पर उस म्यूज़ियम के अंदर मेंशन किया जाने वाला है, ठीक है। ये इसको लेकर एक म्यूज़ियम बनाने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे जो कश्मीर फाइल्स है उसके बाद ही इस जेनोसाइड को जेनोसाइड म्यूज़ियम को बनाने के बारे में चर्चा की गई है। और ये आप देख पाओगे विवेक रंजन अग्निहोत्री का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और उस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक नया जेनोसाइड म्यूज़ियम बनाया जाएगा, और इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी है जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान जी, इनके साथ। तो इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया, इन्होंने यहाँ पर कुछ लैंड ग्रांट किया है, कुछ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इनको हेल्प मिलेगी, और ये जो पूरी तरह से जेनोसाइड म्यूज़ियम होगा वो यहाँ पर ये फंड करके बनाने वाले हैं। ये बेसिकली एक सिंबल होने वाला ह्यूमैनिटी का, जहाँ पर काफ़ी सारे जो भी जेनोसाइड हुए हैं उन सब जेनोसाइड्स को लेकर एक चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी। देखो जेनोसाइड के बारे में वापस से याद दिलाने का मतलब कोई डिवाइड करने का यहाँ पर मकसद नहीं है। यहाँ पर यह है कि बस खाली लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो कि हाँ इस प्रकार से एक जेनोसाइड हुआ था, इन लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से इनके ऊपर इतने सारे एट्रोसिटीज़ हुए थे। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक फोकस रहता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जेनोसाइड को लेकर बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देख पाओगे म्यूजियम देखने को मिलेंगे, बट इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस ट्विटर हैंडल पर जाकर ये जो वीडियो है ये भी सुन सकते हो। वीडियो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, वीडियो इन्होंने पोस्ट करी है, वो आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूँ, ये जो जेनोसाइड को लेकर एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, ये कब बना रहे हैं? ये अनाउंसमेंट इन्होंने कब किया है? जब आपको पता होगा कल ट्विटर पर एक चीज़ ट्रेंड हो रही थी, नंबर 1 पर ट्रेंड हो रही थी, वो ये है कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कुछ। इन्होंने बोला जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर है ये पूरी तरह से फॉल्स है, ये पूरी तरह से यहाँ पर गलत है, इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहा है, तो मतलब टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब पर अपलोड कर दो। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो कल ट्विटर पर नंबर 1 पर ये चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। तो इसके बाद यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यहाँ पर ये काम करके दिखाया है और जेनोसाइड म्यूज़ियम के बारे में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। बाकी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स का, उसका आंसर मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को लास्ट में दूंगा। तो क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिलेटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेजर मकसद है दुनिया भर में जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनाकर रखना। इसका यूनाइटेड नेशन से कोई इतना ताल्लुक है नहीं। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।